आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। कांग्रेस ने राहुल गांधी की क़यादत में बीजेपी को 3 अहम रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इख्तिदार से बाहर कर दिया। लोकसभा में महज 4 महीने पहले सामने आए इन नताइज के बाद 2019 के इलेक्शन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सबसे अहम सवाल कि अगर अभी के हिसाब से 2019 में भी वोटिंग हो गई तो इन 3 रियासतों में क्या होगा। बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन में राजस्थान की 25 में से 25 सीटें, एमपी की 29 में से 27 सीटें और छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी इन तीनों रियासतों से आने वाली 65 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 62 पर जीत मिली थी। इन नताइज से यह भी पता चलता है कि इस बार वोटर्स ने मजहबी रंग देने की कोशिशों को भी नकार दिया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को एक नई जिंदगी, नई ताकत मिली है जिसे वो 2019 आम इंतखाबात तक बरकरार रख पाएगी। क्या बीजेपी में चल रही मोदी लहर से ज्यादा लोगों ने बीजेपी के किए हुए कामों को ध्यान में रखकर वोट किया। इन नताइज से यह तो वाज़ेह होता है कि भले ही आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अवाम की जवाबदेही तो बनती ही है और इसीलिए अवाम के इस फैसले को मानना पड़ेगा। कांग्रेस को जहां इसी जोश को बरकरार रखना होगा तो वहीं बीजेपी को समझना होगा कि सिर्फ बातों से अवाम का दिल नहीं जीता जा सकता। देखिए रिपोर्ट। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सबकी निगाहें 5 रियासतों के इंतखाबात और नताइज पर मरकूज थी। और 5 इंतखाबात के नताइज के साथ ही अवाम ने यह साफ कर दिया कि अवाम आखिर किससे खुश है और किससे नाराज है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर 3 रियासत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसा क्या हुआ कि मोदी लहर में महज 4.5 सालों के अंदर 36% तक की गिरावट आ गई। शुरुआत अगर मध्य प्रदेश से की जाए तो मध्य प्रदेश में एससी इलाकों में बीजेपी की 20 साल में सबसे बड़ी हार हुई है। मालवा निमाड़ में बीजेपी ने 27 सीटें गंवाई। इंदौर उज्जैन संभाग की 66 सीटों पर ही किसान एहतजाज की शुरुआत हुई थी। सवर्ण तहरीक का असर भी उज्जैन और शाजापुर जिलों में दिखाई दिया था। यहां पर कांग्रेस को 25 सीटों का फायदा मिला। कांग्रेस ने 2013 में एससी की 35 में से 4 सीटें जीती थी, इस बार 17 जीती। एससी एट्रोसिटी एक्ट में तरमीम में रिजर्वेशन पर सवर्ण तहरीक हुई। एससी सीटों पर यह गुज़िश्ता 5 इंतखाबात में बीजेपी की सबसे बड़ी शिकस्त है और इसीलिए एससी सीटों पर कांग्रेस आगे निकल गई है। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके ग्वालियर चंबल संभाग और कमलनाथ के इलाके महाकौशल में कांग्रेस ने गुज़िश्ता इंतखाबात से 23 सीटें ज्यादा जीत ली हैं। उधर ग्वालियर चंबल में हुआ तशद्दुद बीजेपी के खिलाफ गया और छिंदवाड़ा मॉडल पूरी तरह से लोगों के दिमाग पर छाया रहा। अब बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में बीजेपी की 12 सीटें कैसे कम हुई ये आपको बताते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट की वजह से सवर्ण वोटर बीजेपी से नाराज नजर आए। ढूंढाड़ मारवाड़ में बीजेपी की कुल 90 सीटें थीं, जिनमें से बीजेपी 60 सीटें हार गई है। इन 2 इलाकों में बीजेपी की 91 सीटें थीं, अब सिर्फ 31 सीटें बची हैं। आनंदपाल एनकाउंटर और पद्मावत मामले से शेखावटी में बीजेपी की 12 सीटें कम हुई हैं। ढूंढाड़ में सचिन पायलट का असर दिखाई दिया, मारवाड़ में अशोक गहलोत का। मत्स्य में योगी ने हनुमान जी को दलित बताया था, जिसकी मुखालिफत राजपूत ने खुलकर की और इसका फायदा कांग्रेस को हुआ। 2013 में बीजेपी ने SC/ST के लिए तय 58 सीटों में से 49 सीटें जीत ली थी। इसके बाद बीजेपी की 29 सीटें अब कम हो गई हैं। इस बार कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। SC/ST एक्ट में मरकज की जानिब से लाए गए बिल से सवर्ण वोटर नाराज हैं। इस पर तशद्दुद हुआ था, जिससे बीजेपी को ही नुकसान हुआ। 153 देही सीटों में से बीजेपी के पास 123 सीटें थी। इस बार कांग्रेस 63 सीटों से आगे हो गई है। किसान तहरीक से देही लोग नाराज हैं और साथ ही कांग्रेस के कर्ज माफी का वादा भी काम कर गया है। अब बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में 53 देही सीटों में से
42 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और इसी दम पर सरकार भी बनाई। छत्तीसगढ़ में 51% वोटर ओबीसी हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि सीएम ओबीसी से ही होगा। दूसरी जानिब रमन सिंह थे। एससी सीटों पर बीजेपी 9 में से 1 पर सिमटी। रिजर्व 10 सीटों में से कांग्रेस ने 9 पर जीत दर्ज की। रमन सरकार ने एससी तबके को 4% रिजर्वेशन दिया, जबकि इनकी आबादी 13% है। 8 दीगर सीटों पर भी एससी वोटर 15% तक हैं। वहीं 53 देही सीटों में से कांग्रेस ने 42 सीटें जीती हैं, जिसकी 2 वजूहात हो सकती हैं: किसानों की कर्ज माफी और धान का सपोर्ट प्राइस। किसानों की कर्ज माफी और धान का सपोर्ट प्राइस 2500 रुपए करना शामिल है। और दूसरा, जिन 24 सीटों पर खवातीन की वोटिंग फीसद मर्द वोटर से ज्यादा रही, उन 22 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये नताइज कई सीख भी लेकर आए हैं कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के लिए ये कि वो ये देखें कि आखिर वो कहां गलत चले गए 4.5 साल के बाद जो ये असेंबली इंतखाबात हुए हैं और आम इंतखाबात से पहले। ऐसे में ये हार बीजेपी को क्या भारी पड़ सकती है। कांग्रेस के लिए ये कि जितनी बड़ी जीत का शायद वो दावा कर रहे थे, उतनी बड़ी जीत उनको नहीं मिली है, एक्सेप्ट छत्तीसगढ़। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हम देखें कि हार जरूर हुई है बीजेपी की, लेकिन इसे उस तरह की हार नहीं कहा जा सकता। अगर 15 साल के बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने इतनी अच्छी फाइट दी है तो इसे हार नहीं कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में भी हम देखें कि अगर वसुंधरा राजे 73 सीटें तक ला पाई हैं तो ये भी एक अच्छी फाइट उन्होंने वहां पर दी है। कुछ डिसीजंस लग रहा है कि जो बीजेपी ने लिए वो शायद उनको भारी पड़ गए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस ऑफिस से शुएब रजा और बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ आसिफ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आनंद साहू साहब मेरे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। रंजीत कुमार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराग वर्मा सीनियर जर्नलिस्ट। डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, लखनऊ स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत आनंद जी आपसे करना चाहूंगी। चेहरा हमेशा आपका मुस्कुराता रहता है, आज भी मुस्कुराएंगे उसी तरह से, या आपको रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है जिसका खामियाजा भुगतने को मिला है? देखिए, निश्चित रूप से जो आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो है हमारा प्रजातंत्र में वोटर होता है जी। और वोटरों ने हमें कहा है कि आप विपक्ष में रहिए और मजबूती के साथ हमें दिया है कि विपक्ष का जो भूमिका है उसमें आप देखिए मध्य प्रदेश में भी 2-4 सीटों का अंतर रह गया है। निश्चित रूप से हार स्वीकार करते हैं हम लोग जी। वैसे ही आप देखिए राजस्थान में भी कहीं न कहीं संख्या जो है 73 जो है काफी बड़ी संख्या होती है जी। वहाँ मिला है, परसेंटेज ऑफ वोट भी ठीक ठाक मिला है। लेकिन हार होता है, इसको स्वीकारना चाहिए और जनता के पास जाना चाहिए कि हमसे क्या चूक हुई और कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके मंथन करना चाहिए। देखिए, कई बार जब हम एक के बाद एक विजय यात्रा में निकलते हैं तो हो ना हो कहीं ना कहीं मुझे बताइए, आपके पास अमित शाह जैसा चेहरा जिनको चाणक्य माना जाता है, देखिए आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा जिसको ये माना जाता है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और जब से वो आए हैं तब से लगातार बीजेपी जो है वो एक जीत के रथ पर सवार है। मुझे बताइए, इन तमाम लोगों की रैलियां तमाम रियासतों में की गई, आखिर क्या ऐसी गलती हुई, आखिर ऐसी कहां चूक हुई बीजेपी से कि उसको ये नताइज देखने को मिले? क्या आपका एरोगेंस जो था वो क्या आपके आड़े आया है? नहीं, मुझे तो एक गलती लग रहा है जो मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकारता हूँ। वो गलती ये है कि हम लोगों को लगा कि हमने इतना काम किया है और इसका नतीजा अच्छा होगा। हम बहुत ज्यादा विश्वास में थे। हमें लगा कि हमने जैसे एसटी एससी का विषय में आया तो जो संविधान से भी उठ के ऊपर जो एसटी एससी के ऊपर जो एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर जो हमने कानून बनाया जी, उससे जो फॉरवर्ड क्लास है, जो क्षत्रिय ब्राह्मण ये जो सवर्ण जो है, नोटा जो स्वर्ण जो है, नोटा जो गया है, कहीं ना कहीं वो हमें स्वीकारने में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। स्वीकारने वाला जो है ना
वो निश्चित तो रूप आपको से लग रहा है SC/ST एक्ट में जो तरमीम की गई, एट्रोसिटी एक्ट में जो आप तरमीम की गई, और स्वर्ण का गुस्सा जो आपको झेलना पड़ा, दोनों तरफ से आपको नुकसान हुआ है? डेफिनेटली। देखिए, एक तो ST/SC जो नाराज हुए वो उस गति से हमारे पास आए नहीं, जबकि हमने जितना था उससे अच्छा अमेंडमेंट किया, पहले से बेहतर कर दिया, परंतु वो लोग जो नाराज थे उसमें रिपेयरिंग नहीं हुआ। यानी वो उनको लगा कि भाजपा ने जो कर दिया काफी लोगों को मालूम भी नहीं चला जो काम कर दिया। और मुझे लगता है कमोवेश अगर आप थोड़ा सा अगर हम स्वीकारें तो काम ज्यादा किया लेकिन प्रचार कम किया। अब देखिए, सबसे बड़ा एक फॉर्मूला कांग्रेस ने भी अच्छा लाया वहाँ छत्तीसगढ़ में। जब वोटिंग खत्म होने के बाद हमारे कुछ कार्यकर्ता जो पहचान वाले हैं उनका फोन आया, बोले कि भाई साहब हम लोग हार रहे हैं। मैंने कहा क्यों हार रहे हैं? बोले कि भाई साहब बिजली जो है माफ और ये बाकी सब हाफ, और इस प्रकार का वो जो किसानों का ऋण माफ, और जो धान जो है उसकी खरीदी जो है 2500 रुपये क्विंटल, तो किसान जो है उसी दिन से धान बेचना बंद कर दिए। अब जब सरकार जो बना करके देंगे कांग्रेस को, उसके बाद धान बेचेंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। और 2-3 साल दूसरा और है कि इन्होंने कहा, कांग्रेस ने क्या किया, एक और काम किया जो अरविंद केजरीवाल जो करते रहे यहाँ दिल्ली में, वो अभी बोले कि 2 साल पुराने जो हमारे वहाँ के जो सरकारी मुलाजिम हैं जो काम करते हैं, उनको भत्ता 2 साल पीछे से दे दिया जाएगा। और इस प्रकार का जो एक लोक लुभावन हमारी जो सरकार है उसको, आनंद जी देखिए जो मैनिफेस्टो होता है ना, मैनिफेस्टो जो होता है दरअसल वो लोक लुभावन वादे ही होते हैं, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं। उनमें से हमेशा ही होता है कि हर 5 साल के बाद फिर ये देखा जाता है कि क्या वाकई में उनमें से कुछ पूरे किए गए। तो ज्यादातर जगहों पर ये देखा जाता है कि जो सरकारें जो है वो फेल हुई हैं उन मैनिफेस्टो में, तब तो बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं फिर उन्हें पूरा नहीं किया जाता। बुशरा जी बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से जनता के पास जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लेकर के जाते हैं एजेंडा और टारगेट भी। कई टारगेट जो है अच्छे पूरा हो जाते हैं टाइम से, और कई नहीं हो पाते हैं जी, क्योंकि कई मजबूरियां होती है। मैं आपके पास अभी सबसे बड़ा जो है मैं आपको जो एंटी इनकम्बेंसी भी हमें थोड़ा था वो निश्चित रूप से हम स्वीकारते हैं, और सभी मुख्यमंत्रियों ने इसको सिरे से स्वीकारा है। और हम लोग बधाई देते हैं कांग्रेस को। ठीक है, हम विपक्ष में रह के काम करेंगे। देखिए, हर एक अच्छी बात है, कम से कम इन 3 इलेक्शन के बाद बीजेपी में एक ह्यूमिलिटी तो नजर आ रही है जी। पहले भी था ऐसी बात। कांग्रेस ने ये कला बीजेपी से सीख लिए लगता है आनंद जी कि लोक लुभावन वादे करके, जिस तरह से आप लोगों ने 14 में एकदम जो है जबरदस्त मेजॉरिटी हासिल करी, इस बार इन लोग ने भी वही कर लिया। अब देखना ये है कि आप लोग, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने काम शायद जितना वादा किया तो उससे ज्यादा कर दिया है। अगर सबसे ज्यादा 14 में जो आपने सबसे बड़ा वादा किया था और जो सबसे ज्यादा जो लोगों को अट्रैक्ट किया था वो 15 लाख का था, वो तो नहीं पूरा हुआ। 15 लाख से ज्यादा पूरा हो गया। वो तो जुमला वो तो कह दिया गया था अमित शाह की तरफ से कि वो तो जुमला था। खाली मैं जोड़ता हूँ, आप एक देखिए महंगाई जो है जिस तरह से था अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मकान लेने जाइए तो इतना महंगा था, अभी वो लगभग 30 से 40% कम हो गया है। तो आप जो 50 लाख का मकान लेते तो आज वो कम से कम आपको 25-30 लाख में 35 लाख में मिल जाएगा। तो 15 लाख आपके खाते में गया कि नहीं? कहने का मतलब कोई खाते में नहीं देता है, खाते में नहीं देता। देश शासन जो है करने वाला, देश के कितने प्रतिशत लोग 50 लाख का मकान लेने के काबिल हैं? गरीब लोगों के लिए जो मकान दिया है, पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख तक का जो दे रहे हैं, और ऊपर से जो 6 लाख तक का लोन ले रहे हैं उसको ऋण जो है बिल्कुल मुफ्त, उसका ऋण सूद जो है वो हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है, लेकिन पहली बार। और इतना ही नहीं, आप जितने भी आप देख लीजिए कमीशन खोरी था, चाहे गैस में ले लीजिए, लेकिन लगे ऐसा रहा है कि शायद आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोगों को ये बता नहीं पाए आप कि आपको देखिए कि कितना फायदा हो रहा है। बुशरा जी बहुत अच्छा, यही चीज मैंने कहा कि हम लोग वी फेल टू कन्विंस
हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए। कांग्रेस को लोगों ने समझ लिया कि ये एक मौका दे देते हैं इनको, बहुत साल से ये बाहर है। आप लोगों ने 15 लाख बहुत अच्छा कन्विंस किया था, वो भी दिल से नहीं दिया है। अनुराग जी मैं लौटूंगी और गेस्ट को मैं शामिल कर लेती हूँ। वोटरों ने वोट दिया है कांग्रेस को। चलिए आनंद जी आपके पास में लौटूंगी। आनंद जी चलिए आपके पास में लौटूंगी, आपको और मौका दिया जाएगा। शुएब मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जुड़े हुए, उनके पास जाऊं उससे पहले अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। अजीज साहब मुझे बताइए कि पहले तो आप लोगों का कोई इत्तेहाद हुआ नहीं कांग्रेस का और आपका इन रियासतों में, लेकिन इलेक्शन के फौरन बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी एक सीट उनकी आई है मध्य प्रदेश में वो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को। क्या इन इलेक्शंस में जिस तरह की जीत, जिस तरह का मैंडेट कांग्रेस को मिला है, उसके बाद समाजवादी पार्टी का भरोसा कांग्रेस पर क्या बढ़ा है? क्या और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आएगी? देखिए बुशरा जी, एक सवाल का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे मित्र जो है साहू साहब कह रहे थे कि साहब बहुत वायदे कर दिए जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आ गई और तमाम वोटर घूम गया उनकी तरफ से। मैं बताना चाहूंगा कि वायदे तो इन्होंने भी बहुत किए थे, 2 करोड़ नौकरी के, 15 लाख रुपया बैंक में जाएगा और एमएसपी का और पता नहीं क्या क्या इस देश के साथ वायदा किया था। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, सपने दिखाए थे, लेकिन काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने वायदा किया था उसे पूरा नहीं किया। उसके खिलाफ इस देश में एक जुनून था, एक जोश था, एक जोश और खरोश में लोगों ने वोट दिया है और इनकी नीतियों को नकारा है। इनकी नीतियां जो नफरत वाली राजनीति थी, उस नफरत की राजनीति को लोगों ने नकार के और एक संदेश दिया है कि अब हमें विकास चाहिए, अब हमें तरक्की चाहिए। नफरत की बात कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मुझे सुने आप। कौन जो है? चलिए आनंद जी आपको मौका मिलेगा। आनंद जी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप जब बात रख रहे थे उनके बाद चलिए नहीं, वो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से, वो समाजवादी पार्टी से सर। क्षेत्रवाद, अलगाववाद, ये सब आप मुझे बात रखने दीजिए। चलिए आप आरोप नहीं, वो जो भी है, हमने अली और बजरंग बली जीत नहीं है। अली बजरंग बली हमने नहीं कहा है, बहुत अंतर। वो समाजवादी पार्टी से है आनंद जी समाजवादी पार्टी से। अजीज साहब अपनी बात रखिए। नहीं, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, वो दूसरों की खुशी में खुश हैं। हमने अली बजरंग बली नहीं कहा, हमने हनुमान जी को दलित नहीं बताया, इंसान के साथ कोई नहीं बताया है। कोई अगर बताया भी होगा तो वो पूरे देश का ठेकेदार नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से आपने हैदराबाद का चुनाव आपने लड़ा, मैंने नहीं लड़ा। बात समझिए आप तो लड़ भी नहीं सकते हैं उत्तर प्रदेश से बाहर। एक जीते हैं तब इतना इतरा रहे हैं। वो देश नहीं चाह रहा। पता नहीं और 10 जीत लेते तो क्या क्या बोलते हैं। मेरी बात सुने आप। हाँ, अरे सर यही तो मुसीबत है, यही मुसीबत आप कोई है। बात समझना नहीं चाह रहे हैं। समझना सब चाह रहे हैं, लेकिन आप जितना जिस तरीके से आप इतना ज्यादा तरीके से आप फिरका परस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, ये देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश चलिए आज का दिन विकास करते हैं। आज का दिन आनंद जी देखिए, आज का दिन कोई इल्जाम तराशी का नहीं है एक दूसरे पर। ये देखिए, ये एनालाइज करने का है। आज बात नहीं रखने दे रहे हैं जी, आज एनालाइज करने का है कि आखिर आपसे चूक कहाँ हुई है जी, उसको हम नहीं स्वीकारेंगे। चलिए एक मिनट, लोग इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए तैयार हैं, बट आप इतना आनंद जी मुझे जवाब लेने दीजिए, मेरे सवाल। अजीज साहब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अजीज साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जो मैंने आपसे सवाल किया है कि क्या कांग्रेस में अब आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा है इस जीत के बाद? देखिए बुशरा जी, इस जीत के बाद नहीं, इस जीत के पहले भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा था। उसकी वजह यह थी क्योंकि हम लोग जान गए थे कि जिस तरीके से इन्होंने ढोंग रचा है बीजेपी वालों ने, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो गया है। देश चुनाव लड़ रहा है तो फिर आप साथ में क्यों नहीं आए? फिर आपने कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट क्यों नहीं दिया? अगर आप उनके मिशन के साथ थे, अगर आपको लग रहा था कि आपको बीजेपी को हटाना है और आपको लग रहा था कि गुस्सा है, सब कुछ है, तो फिर आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया? अगर आपको लग रहा था सीटों पे बात नहीं बन रही थी तो आप अनकंडीशनल सपोर्ट कर सकते थे। बुशरा जी, वही मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अर्ज कर रहा था कि वो क्षेत्रीय लेवल का चुनाव था और जिसमें माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने बड़ी बड़ी रैलियां की, उनको हार स्वीकार करना चाहिए। योगी जी ने 26 रैलियां छत्तीसगढ़ में की, 23 रैलियां उन्होंने राजस्थान में की, वहां पर बुरी तरह से वो हारे।
खाली मध्य प्रदेश में कम रैलियां की तो वहां कम से कम स्थिति ठीक रही। योगी जी के बहुत बड़ी हार है, मोदी जी की हार है, अमित शाह की हार है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी को लें। जिस तरीके से उन्होंने नफरत का बोलबाला पैदा किया, नफरत की राजनीति की, इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। और रही बात को क्षेत्रीय चुनाव था, हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा गठबंधन बनाने का प्रयास करेंगे। नफरत की भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि मायावती जब सामने आती हैं और आकर सपोर्ट करती हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, तो आके कहती हैं कि हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो उनसे अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये मायावती आकर सामने कहती हैं, हालांकि वो सपोर्ट कर रही हैं, हालांकि कांग्रेस को जीत मिली है उसके बावजूद भी। आनंद जी मैं लूंगी, मुझे अपने रिपोर्टर के पास जाना है। शोएब, मुझे बताइए कि अब तो ये तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमत ही बन रही है, लेकिन अभी भी नामों को लेकर माथापच्ची जो है वो लगातार जारी है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि राजस्थान में कौन सीएम बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश में कौन सीएम बनने जा रहा है। लग नहीं रहा है कांग्रेस के लिए यह आसान होने जा रहा है, क्योंकि 4 बजे लग रहा था कि मध्य प्रदेश में 4 बजे तक पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा कोई खबर नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है बुशा, देखिए अब सबसे बड़ी जो माथापच्ची है वो इसी बात को लेकर हो रही है दिल्ली में भी, और चाहे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें कि दरअसल वहां सीएम कौन बनने वाला है। क्योंकि दोनों ही तरफ अगर देखें तो दो चेहरे हैं बड़े, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करते हैं, और सबकी निगाह इसी पर है कि दरअसल क्या कमलनाथ वहां सीएम बनेंगे या सिंधिया को राहुल गांधी लाएंगे वहां पर, इस तरह की बात। क्योंकि दोनों ही जगहों पर ये बात कह दी गई है कि आला कमान या हाई कमान या सीधे पर कहे कि राहुल गांधी जो फैसला करेंगे वो ही अब मान्य एक तरीके से होगा। हालांकि ये भी खबर आई है, कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें तो कार्यकर्ताओं से भी पूछा जा रहा है कि दरअसल उनके दिल में क्या है, वो किसे चाहते हैं। क्योंकि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, एकजुट होकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और उसी का नतीजा है कि दोनों जगहों पर सकारात्मक जो परिणाम है वो देखने को मिले हैं। बड़ी बात यही है कि जो बसपा या समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से ऐलान किया गया वो बाद में सपोर्ट करने के लिए आए, उसको एक तरीके से जो अजीम इत्तेहाद या महागठबंधन के तौर पर कदम के तौर पर माना जा रहा है। क्योंकि दोनों ही जो दल है वो वेट एंड वॉच के स्थिति में थे। क्योंकि 2 दिन पहले जब अपोजिशन की एक तरीके से और महागठबंधन को लेकर जो बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी, दोनों दल वहां नहीं पहुंचे थे। उसके बाद यही उम्मीद थी कि शायद आने वाले वक्त में जब नतीजे आएंगे, यानी कि कल नतीजे आए और आज जब सुबह के वक्त तक मध्य प्रदेश की स्थिति भी साफ हो गई, उसके बाद मायावती भी और अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया कि वो बगैर किसी शर्त के हिमायत कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी शोएब हम देखें तो मायावती के तेवर जो हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं थे। उनका ये कहना था कि हम आइडियोलॉजिकली उनसे डिफरेंट हैं, नीति बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसके बावजूद भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट तो किया जा रहा है, हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बीएसपी की तरफ से कहा गया सपोर्ट तो किया जा रहा है, लेकिन वो तेवर अभी भी बरकरार है, यानी कि आगे आने वाले वक्त में राह जो है बहुत आसान नहीं है। देखिए बुशरा, कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ेगी, और मायावती की तरफ से जो ऐलान किया गया कि पहले एक तरीके से थोड़ा खींचा गया एक तरीके से कांग्रेस को, उसके बाद ये कहा गया कि वो सपोर्ट कर रही है ताकि बीजेपी को रोक सके। देखिए आने वाले दिनों में चूंकि लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में इलेक्शन होगा, हमने देखा था कि 2014 में खाता तक नहीं खोल पाई थी बसपा उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए करो या मरो की हालत है एक तरीके से। आप जानती है मायावती भी कि दरअसल अब जो चुनाव होगा अगर वहां अजीम इत्तेहाद या महागठबंधन नहीं होता है तो यकीनन उसका नुकसान उत्तर प्रदेश में सी बात है। इन तमाम पार्टी के लिए भी अपने वजूद की एक तरह से लड़ाई है और इनकी मजबूरी भी बहुत ज्यादा नजर आती है एक साथ आना, क्योंकि अगर एक साथ नहीं आएंगे और अलग अलग लड़ेंगे तो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के नताइज सामने आए थे, और जब दोनों ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा तो क्या नताइज सामने आए थे। तो ये एक तरह की मजबूरी ज्यादा लगती है और अपने वजूद की लड़ाई ज्यादा लगती है। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीत जी, मैं आपको लाना चाहूंगी, इस बहस का हिस्सा बनाना चाहूंगी कि जब हम देखते हैं इन तीनों स्टेट्स को, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात की जाए, किस तरह का एक तरह का क्लीन स्वीप जो देखने को मिला है और जो बड़ी जीत कांग्रेस की अगर वाकई में मानी जाए तो वो छत्तीसगढ़ की ही काउंट होगी, उस तरह का गुस्सा देखने को नहीं मिल रहा था। क्या साइलेंट वोटर था जिसने मूड तो भाप लिया था, वोट किया तो किसी को पता भी नहीं होने दिया? जी बिल्कुल, ये तो है ही है, साइलेंट वोटर तो नहीं था, लेकिन सवाल ये था कि
इस बार तो कांग्रेस अकेले लड़ी और जो इनके साथ अपोजिशन में थी बीएसपी और अजीत जोगी जी। तो अजीत जोगी जी जब कांग्रेस में थे तो कई बार उन पर ये सवाल लगाया जाता था कि वो कहीं ना कहीं रमन सिंह जी की मदद करते हैं। अब चूंकि इस बार वो पार्टी छोड़ा, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, बीएसपी के साथ मिलकर लड़ रहे और हार गए। तो एक कहीं ना कहीं अंदर खाने एक बात ये भी चल रही है, शायद अजीत जोगी चले गए, इसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। आप देखिए भूपेश बघेल जब सामने आए तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि जब तक पार्टी में थे, पार्टी कभी इख्तिदार में नहीं आई, पार्टी छोड़कर गए, हम इख्तिदार में आ गए। ये खुद भूपेश बघेल ने कहा है जीत के फौरन बाद। जी, और दूसरी एक बात, अगर आप छत्तीसगढ़ का कभी दौरा करें, आप देखें वहाँ के लोगों से बातचीत करें जी, वहाँ के लोग में जहन में कांग्रेस रगों में बसी है। भले उन्होंने वोट नहीं दिया या क्या बात रही पिछले 3 चुनावों में, वो एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति रही है। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी दो जो साहू जी भी कह रहे थे कि जो घोषणाएं करी कांग्रेस ने कि एमएसपी को ले, धान की जो खरीद को लेकर 2500 रुपए किया है, तो ये एक बड़ा मुद्दा उनके यहाँ था। शराबबंदी पे एक महिलाओं ने बहुत, जहाँ पे सबसे ज्यादा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है कुछ विधानसभाओं में। नक्सलिज्म ऑब्वियसली, नक्सलिज्म पे तो अटैक था ही पूरा, जिस तरह से पूरा आप देखेंगे वोट प्रतिशत 70 पर गया। लेकिन आप देखें रंजीत जी कि जिस तरह के बड़े बड़े वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से नक्सलिज्म को लेकर के, हमने उसका खात्मा कर दिया है, लेकिन इलेक्शन से जस्ट पहले हमने देखा कि किस तरह के इंसिडेंसेस सामने आए, तो वो वादे किए गए और लगातार कहा कि नोटबंदी को भी उससे जोड़ा गया, कि कहा कि देखिए चोट हुई है नक्सलिज्म पर, लेकिन नतीजे जो हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। नहीं, वो तो देखिए जो बीजेपी ने, फिर वही मैंने बोला, ये तो फिर थोड़े नेशनल इशू पे बात हो गई कि भाई नोटबंदी, उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों को मदद नहीं मिलेगी और वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उससे तो देश की हालत और खराब हो गई। ठीक है, एक ये बात हो गई। देखिए अभी मैं साहू जी से बात को थोड़ा सा वो करूंगा, 2 मिनट आप रखेंगे तो मैं बताना चाहूंगा साहू जी, हार और जीत कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप हार गए 3 राज्यों में, कोई दिक्कत नहीं, और हारे भी अच्छी स्थिति में हारे, कोई ऐसा सिर्फ छत्तीसगढ़ को हम छोड़ दें, बाकी 2 जगह बड़ी अच्छी स्थिति में हारे जो 15 आप एक डिसेंट हार होती है। और मध्य प्रदेश में तो लगभग 6 से 7 सीटों का फर्क है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए हारना और जीतना, जो हारता है उसको सबक लेना चाहिए, जो जीतता है उसे उत्साह के साथ और जनता के लिए जो वादे किए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक बात ये होगी, कांग्रेस, अब जो कांग्रेस है ये 3 हिंदी बेल्ट में जीती है, उसको अब कंसंट्रेट करना पड़ेगा समाजवादी के साथ कैसे रिश्ते बनाएं, बहुजन समाजवादी के साथ कैसे रिश्ते बनाएं, और जो 21 दल की बैठक हुई एक दिन पहले उनके साथ कैसे रिश्ते बना के चले। ऐसे नहीं चलेगा कि आप अलायंस भी ना करें, और अगर अलायंस नहीं करेंगे तो आपके साथ यही होगा जो हिंदी इन 3 बेल्टों में हुआ कि कुछ सीटें 1000 और 100 के मार्जिन से हारी है कांग्रेस। रंजीत जी मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे रिपोर्टर आसिफ इकबाल जो हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर से, कुछ लोग भी उनके साथ हैं बने हुए हैं, उनसे मैं बात करूंगी। आसिफ, ओवर टू यू। मैं बता रहा हूं बुशरा कि मैं इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन आप समझिए कि इस वक्त क्यों रौनक है। आप इस वक्त का वक्त जो हो गया है 4:30 बजे में, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए, मेरे आपकी जहां तक नजरें जाएंगी बुशरा, आप देख रही होंगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम है यहाँ पे। और यहाँ हमारे साथ जालंधर से सांसद भी हैं, ओरजा साहब हैं, उसके अलावा जगदीश शर्मा जी हैं। अब सीधे सबसे पहले सांसद साहब से पूछ लें, कितनी खुशी हो रही है अब आपको? आप तो पंजाब सांसद हैं, सरकार आपकी है, आप 3 राज्यों में अब आप लोग जीत चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की लहर है। सबसे बड़ी खुशी की लहर हिंदुस्तान वासियों के लिए है, उन व्यापारियों के लिए है जो लाइनों में लगे रहे नोटबंदी की वजह से, उन नौजवानों के लिए जिनको झूठ बोलकर इन्होंने सरकार बनाई थी, और उन सभी वर्ग के लिए है, किसान वर्ग के लिए है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अब देखिए सेंसेक्स कभी गवर्नमेंट की सरकार जाने से नीचे आता है, फर्स्ट टाइम हुआ है कि व्यापारी का इतना मनोबल बड़ा है। राहुल जी की अध्यक्षता में जो 3 स्टेटें जीते हैं, इतना मनोबल बढ़ा कि सेंसेक्स ऊपर गया है। अच्छा, आप ये बताइए कि 2014 का चुनाव बड़ा क्रूशियल था। पंजाब से कितने लोकसभा कांग्रेस सांसद हैं अभी इस वक्त? अगर हम 4 हैं। आप लोग 4 लोग हैं। तो अब क्या लग रहा है, अब कल के बाद क्या 13 की 13 आएगी?
अब इस बार बदला हुआ बिल्कुल अंदाज बदला। अच्छा, एक चीज लेकिन आप पंजाब से, इसलिए एक सवाल चुनाव से इतर है, किसानों को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, किसान की जो दिक्कतें थी उनको लेकर भी बहुत सारे वायदे किए गए हैं कि किसान की दिक्कतें दूर होंगी। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां किसान दो चार होते रहे, बल्कि आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा स्टेट है उस मामले में। तो अब क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के किसानों को मनाना, किसानों के मन लायक काम करना कितना बड़ा? देखिए, कल राहुल जी ने बोला था जब आपके पीसी हो रही थी कि पहले जो वादे किए हैं वो बिल्कुल शुरू से ही उनके ऊपर काम किया जाएगा और हम वो पूरे करेंगे। और पंजाब में आप देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, उन्होंने कर्ज माफ किया है। पहले सबसे ये नहीं है कि अभी सरकार बनी है 2 साल वेट करेंगे, 3 साल वेट करेंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया है। और ये कांग्रेस की मतलब कार्य प्रणाली है जिसपे लोग इस पे भरोसा करते हैं। बिल्कुल। आप कुछ सवाल खड़े कर रहे थे जगदीश जी, सुबह से आज आप कह रहे हैं कि जीत तो हुई है लेकिन वो जीत उस तरीके से नहीं है, क्या सवाल है आपका? देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये इतने बड़े मतलब राज्य हैं। मैं खुद चुनाव में गया, वहां देखा वन वे था, सैलाब था कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी के नेतृत्व में। मुझे लगता था कम से कम राजस्थान में तो 180 सीट आनी चाहिए थी, जैसा माहौल था। और इसी तरह मध्य प्रदेश में 160 होनी चाहिए थी। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में ईवीएम की गाड़ियां पकड़ी गई बिना नंबर की, कहने के झोल ये सरकार कर रही है। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि ईवीएम पे मैं जो विरोध बार बार करता हूं, ये ईवीएम की वजह से मोदी साहब ने राहुल जी का रथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत में बदलने वाला था मामला। तो आसिफ, ईवीएम अभी भी विलन है। देखिए, जीत तो थी, पर आपने देखा नहीं, ईवीएम से जो रिजल्ट आते हैं 2 बजे तक आ जाते हैं, अगले दिन तक। हमारी एंकर बुशरा है, बुशरा खानम नाम है, वो कह रही है कि अभी भी आपको ईवीएम से दिक्कत हो रही है, मतलब अभी भी आपके लिए ईवीएम। मुझे तो पता है राहुल गांधी पूरे देश में मतलब वन वे हो गए हैं, राहुल हो रहा है, उसके बाद उनको रोका जा रहा है। विलेन है। इतना जोश खरोश, तीन ही स्टेट जीते हैं अभी। चाहे डेवलप कंट्री की बात कर लो, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वहां तो, और वो आप चेहरा मोदी साहब और अमित शाह जैसे जो आप चेहरे इनको पहचानते हैं। एक बात बताइए सर, आप क्योंकि आप सांसद हैं इसलिए आपसे ये सवाल बड़ा लाजमी है, जीतने के बाद कितनी बड़ी चुनौती होती है इस जीत को बरकरार रखना? क्योंकि सबसे जो बड़ी अब जिम्मेदारियां, कहते हैं कि जीत के साथ हम यही बोल रहे हैं कि लोकसभा आ रही है, कार्यकर्ता को यही बोलेंगे कि इसको आप अभी चैलेंज के तौर पे लेना है कि जो कमी रह चुकी है उसको भी हमने दूर करना है, और पूरी की पूरी सीट राहुल जी की झोली में डालनी है 2019 की, और उनको आसिफ हम आनंद साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी कह रहे थे कि ईवीएम मशीन जो है वो अभी भी डाउटफुल है, और किस तरह से तेलंगाना और दूसरा जो राज्य है मिजोरम, उसमें इनका सुपड़ा साफ हो गया, जमानत जब्त हो गए, सीएम 2 जगह से हार गए, तो उसके लिए ये क्या कहेंगे? बिल्कुल पूछ रहा हूं सर, आपसे सवाल है। हमारे आनंद साहू जी जो वहां पैनल पे बैठे हुए प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि आप लोग 3 स्टेट जीत गए, तो उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि ईवीएम विलेन है, लेकिन मिजोरम और तेलंगाना में आपकी स्थिति खराब हुई। मिजोरम में खासतौर पर मुख्यमंत्री 2 जगह चुनाव लड़े और हार गए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़े विलेन हैं, ये वही काम करेंगे। यहाँ इन्होंने चोट करनी थी, इनका भी ध्यान ये 3 स्टेट पे था, तो इन्होंने वहीं किया। जब शर्मा जी बोल रहे हैं ये होके आए हैं, हम गए हैं राजस्थान में, बिल्कुल आंधी थी, तो ये कैसे हुआ है? तो तेलंगाना और मिजोरम पे आप बात नहीं कर रहे हैं? तेलंगाना में वहां भी ईवीएम से जीते, मैं वहां भी गया था, वहां पूरा एक तेलंगाना के सीएम के खिलाफ परिवार। मिजोरम में आपके दोनों सीट से हार, मिजोरम में 4-5 साल थे, तो छोटा सा स्टेट है, इनकम्बेंसी मानते हैं कि हाँ, वहाँ ये भी था, काफी टाइम से मुख्यमंत्री थे, ये भी तो होता ही है। पर कुल मिला के मैं बार बार जो ईवीएम का मुद्दा उठा रहा हूँ, मुझे पता है। लेकिन आसिफ, ये भी सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। जो गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि क्या इन कांग्रेस ने उनको फॉर ग्रांटेड लिया कि वो तो हमारे से जाएंगे ही नहीं, और फिर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट उन्होंने सबक सिखाया? मिजोरम पे खासतौर पे सवाल है कि सर आप नॉर्थ ईस्ट से, मतलब आपका एक ही स्टेट बचा था वो भी चला गया, तो आपको लगता है कि वहाँ मेहनत कम हुई है आप लोग की तरफ? देखिए राहुल जी का जो रथ चला है, चाहे मिजोरम हो चाहे तेलंगाना हो, कोई भी होगा, अब 2019 में रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि इतने जोश से हम इलेक्शन ये लड़ने वाले हैं। आप मान के चलें कि 2019 में ये कोई भी स्टेट जहां भी ये सोच रहे हैं, इन्होंने तो सोच के रखा था। कल मैं यही बताता हूँ, कल पार्लियामेंट में मोदी जी का चेहरा देखने वाला था, वो उसकी फोटो निकाल के देख ले, जब 11 बजे शुरू हुआ था पार्लियामेंट।
चलिए, इस तरह की बातें जो है वो जीत के बाद शायद नहीं, जीत के बाद जेबा नहीं देती इस तरह की बातें, क्योंकि अगर आप जीते हैं तो ह्यूमिलिटी लेकर आइए। आपके जो पार्टी के सदर हैं वो इतनी ह्यूमिलिटी से बात कर रहे हैं। करनी है और इसके ऊपर हमारे कार्यकर्ता ने, हमारे सीनियर लीडर राहुल जी ने भी कल कहा है, देखिए राहुल जी ने भी कल कहा कि संयम बरतने की जरूरत है बहुत आप लोगों को, क्योंकि धैर्य के साथ चीजें करनी है। इतना ओवर एक्साइटेड मत हो जाइए कि लोग परेशानियों का सबब हो जाए। आप भी मानते हैं? नहीं, बिल्कुल धैर्य। कुछ कार्यकर्ता भी खड़े हैं, आप लोग को लगता है कि बहुत धैर्य की जरूरत है? नहीं, धैर्य की जरूरत है, लेकिन ये जो जीत हुई है, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट बता दूं, ये जीत शालीनता की हुई है, ये मुद्दों की हुई है, ये जीत लोकतंत्र की जीत है। धैर्य से रहने की जरूरत है, जीत को पचाने की जरूरत है। आप बिल्कुल चलिए, जीत पचाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए साफ तौर पे जितने भी कार्यकर्ता हैं ये साफ तौर पे खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है बुशरा की ये लोग जानते हैं कि ज्यादा अगर एक्साइटेड होंगे तो अभी दिल्ली, क्योंकि खुद जाहिर सी बात है। आपसे बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमने कल देखा था राहुल गांधी ने ये कहा था, जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा था कि 2014 से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और एक तरह से उनका इशारा एरोगेंस की तरफ था कि शायद कांग्रेस में एरोगेंस आ गया था और यही वजह रही कि उन्हें 2014 में हार का मुंह देखना पड़ा, और वही दोबारा से रिपीट ना हो, क्योंकि अवाम है वो अगर बिठा सकती है तो उतार भी सकती है, और बीजेपी को भी उसने इन 3 स्टेट्स में कम से कम ये सबक सिखाया। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ और तमाम मेहमान मौजूद हैं। अजीज साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मुझे बताइए कि जिस तरह से आप तीनों स्टेट्स में फिलहाल देख रहे हैं जो कांग्रेस की जीत हासिल हुई है, क्या अब आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है अब और ज्यादा जोश के साथ कांग्रेस के साथ आएगी? मैं सवाल इसलिए दोबारा पूछ रही हूं क्योंकि आपने पहले मेरा जवाब नहीं दिया। क्या आपको लग रहा है कि और ज्यादा आएगी? बुआ बबुआ तो लग रहे हैं कि शायद साथ हैं, बुआ बबुआ और कांग्रेस क्या एक साथ आएगी, कि राहुल गांधी एक साथ आएंगे? देखिए बुशरा जी, इस चुनाव, पहले भी मैंने आपको बताया कि इस चुनाव से मेरे ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे पहले भी रिश्ते कांग्रेस से बहुत अच्छे रहे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग कभी भी रिश्ते को बिगाड़ते नहीं, रिश्ते को और मजबूत करते हैं। क्योंकि ये जीत जो है वो समाजवादी लोकतंत्र की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। जिस तरीके से माहौल पूरे देश का खराब करने की कोशिश की गई, ये उसके खिलाफ। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये मजदूरों की जीत है? क्या आपको नहीं लग रहा ये किसानों की जीत है? क्या आपको नहीं लग रहा है ये बेरोजगार जो नौजवान थे ये उनकी जीत है? क्योंकि किसानों का गुस्सा जिस तरह से हमने देखा, एक बार नहीं कई बार किसान जो है वो दिल्ली तक आए, उन्होंने कहा कि अब भी सुन ले, अब भी सुन ले, अब भी सुन ले, और नहीं सुना गया। उनका गुस्सा देखने को मिला है। देखिए बुशरा जी, यही मैं आपसे कह रहा था कि 67,000 किसानों ने आत्महत्या किया 4.5 साल के कार्यकाल में। जिस तरीके से इस देश में नौजवान परेशान हुआ, चौराहों पे आए, उन पर लाठियां मारी गई, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया गया। इस देश में इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए गए, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सारे आपातकाल स्थिति पैदा हो गए, जो संवैधानिक संस्थाएं के ऊपर कब्जा कर लिया गया पूरी तरह से। सारी संवैधानिक संस्थाओं पे, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे आपका सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सबको पूरी तरह से कैप्चर करके बीजेपी ने उसे हथिया लिया। लोकतंत्र की बड़ी हत्या की है इन्होंने। मैं बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र की जो हत्या की थी उसके खिलाफ इस देश की जनता एकजुट होकर के सबसे ज्यादा गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के तो आप लोग जड़ हैं, समाजवादी पार्टी हैं। अभी भी झूठ फैलाना बंद करिए। आपने अगर काम किया होता तो उत्तर प्रदेश हो जाता। झूठ फैलाने का काम मत करिए। टीवी में बैठ के भाषण देने का वोट नहीं मिलेगा और ज्यादा उत्साह में मत आइए। और ये हम यही बता देंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे कैडर, हम लोग यही शपथ लेके जाएंगे, जनता के साथ हम लोग काम करेंगे मिलके और उनके सुख दुख में सहभागी बनेंगे। और आपको हम बताएंगे हम क्या करने वाले। नफरत नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। विकास आनंद जी चलिए हार के बाद तो और ज्यादा ह्यूमिलिटी आनी चाहिए आपके अंदर, और ज्यादा आजी आनी चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि जो एरोगेंस आपने दिखाया उसका भी नतीजा देखने को मिला है? हम तो हारे भी इतने बुरी तरह से। चलिए अजीज साहब मैं आपके पास लौटूंगी। चलिए अजीज साहब मैं आपके पास लौटूंगी। हो गया आपका भाषण। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। अनुराग जी मुझे बताइए कि क्या आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से किसानों का मुद्दा लगातार उठाया गया, हमने हर रैली में देखा
राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को सबसे पहले उठाया, नौजवानों के रोजगार की उन्होंने बात की। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो छोटे कारोबारी, जो कि नोटबंदी के बाद ये माना जाता है कि बिल्कुल एकदम से चरमरा गया, उसके पास कारोबार नहीं रहा, जीएसटी के बाद और ज्यादा उसके ऊपर मार पड़ी है। क्या आपको लग रहा है ये तमाम चीजें खुद बीजेपी की पॉलिसीज ही बीजेपी के ऊपर ज्यादा भारी पड़ी, ना कि कांग्रेस ने जिस तरह से ये इलेक्शन लड़ा उससे ज्यादा? देखिए, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। जैसे जो छत्तीसगढ़ एक आप केस स्टडी मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं था, लेकिन फिर भी वहां सबसे बड़ी जीत हुई कांग्रेस की। और सबसे मुझे हंसी तो और वो आ रहा है कि जो बसपा और सपा की कि वो एक कहावत नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि मतलब जीत किसी की हुई, खुशी आप क्यों मना रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। ये शायद भाजपा की हार की खुशी ज्यादा मना रहे हैं। और लेकिन देखिए, ये भी देखना चाहिए इन 3 स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेक था भी नहीं इन दोनों पार्टी का। तो जिस तरह से खुशियां मना रहे हैं उससे मतलब शायद मतलब आपने तो कुछ नहीं हासिल किया ना, तो आप कांग्रेस की जीत पे इतनी ज्यादा, आप तो कांग्रेस के विरोधी भी हर जगह रहे हुए हो, आप क्यों जो है अब कुछ नए समीकरण आप विजुलाइज कर रहे हो, उसको लेके आप क्यों जो है अभी से इतनी खुशियां मनाने लग गए हो? कोई धरातल पे तो अभी कुछ नहीं आया ऐसा। लेकिन इसके साथ साथ अनुराग जी एक एनालिसिस भी अगर करें तो जहां जहां रैलियां हुई हैं, खासतौर पर हम बात करें अगर जब योगी गए थे हैदराबाद, वहां पर जाकर उन्होंने कहा अली बली की उन्होंने बात की, अली बजरंग बली की उन्होंने बात की, उसके बाद बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुए इन तमाम चीजों को लेकर। जिस तरह की एक अलग तरह की सियासत जो लगातार करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ भी ये मैंडेट लगता है। देखिए, अब जीत और हार के बाद फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं, अब वही जरूरी भी होता है। वही अब यही चीज जो है, यही कार्ड जो है वो यूपी में चल गया, वहां नहीं चल पाया। तो अब ये चीज, ये भी एनालिसिस का मुद्दा है कि एक ही चीज, एक ही कार्ड को लेकर आप हर जगह नहीं जा सकते हो। ये भाजपा को समझने की जरूरत है कि हर जगह की परिस्थितियां अलग हैं। और जहां तक गवर्नेंस की बात है, अब देखिए, आप चाहे वो रोजगार की बात करें, आप चाहे किसानों की बात करें, या आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें, ये सब बहुत बहुत पुराने मुद्दे हैं। ये आप हालांकि 4-4.5 साल लेकिन अगर आप हल नहीं करेंगे तो ये मुद्दे तो बार बार आते रहेंगे। अगर अन्नदाता ही को अन्न नहीं मिलेगा तो आपको अन्न कैसे देगा? ये भी तो सोचने की बात है ना। वो एक बार नहीं, वो बार बार आपके पास आया, उसने आपको कई मौके दिए और ये कहा कि आप उसकी बात को माने, लेकिन आपने उसकी बात को नहीं सुना। बात मानने से भी ज्यादा एक चीज क्या होती है, उसकी समस्या को लेके आप में संवेदना होना या सेंसिटिविटी है आपके अंदर पास। अगर वो भी इन लोगों ने जो है दिखाई होती, या उसको अगर दिखाई तो उनको ये जताई होती, तो शायद ये सिचुएशन ना आती। और अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो मतलब ये पैटर्न पे जा रहा है इतना खराब। मतलब आप परफॉर्मेंस मत मानिए कि, या हम लोग ऑब्वियसली हम लोग नहीं मान रहे हैं उसको कि बीजेपी ने बहुत खराब परफॉर्म किया, मध्य प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये माना जाए, क्योंकि मोदी हमेशा चेहरा रहे, इनके यहाँ तो बीजेपी की अगर बात करें तो पंचायत इंतखाबात भी अगर होते हैं तो उसमें भी मोदी चेहरा होते हैं, स्टूडेंट यूनियन के चुनाव भी होते हैं, उसमें भी मोदी चेहरा होता है। तो अगर यहाँ तक अगर स्टेज है, और अगर इन तीनों स्टेट में जहां पर जो स्टेट के लीडर्स थे वो बहुत मजबूत थे, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए, शिवराज की बात की जाए, रमन सिंह की बात की जाए, चाहे वसुंधरा राजे की बात की जाए, तीनों ही स्टेट्स में जो स्टेट के लीडर्स है वो बहुत मजबूत थे। तो जितनी भी सीटें वो बचाकर ला पाए हैं वो अपने बलबूते पे लाए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की चाहे हम रैलियों की बात करें या नरेंद्र मोदी की रैलियों की हम बात करें, उन तमाम जगहों पर नुकसान हुआ है बीजेपी को। देखिए, वो तो भाई जो देखिए, देखिए, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गए, आपको ध्यान होगा राजस्थान की धरती पर जब गए जी, तो उनको एक बहुत ही ज्यादा सपोर्ट जो है वहां मिला, और इसके कारण उन्होंने और 5-6 रैलियां बढ़ाई, क्योंकि वहां शुरू में ऐसा माहौल बना दिया गया था, ऐसा लग रहा था। लेकिन जीत में तब्दील तो नहीं कर पाए। जीत में तब्दील आप ये बताइए। नहीं, एक में मेरी बात सुनिए। देखिए, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं। आप ये देखें, आप गुजरात की बात नहीं, देखिए गुजरात की आप बात करिए। गुजरात में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, और खासतौर पर लास्ट में जिस तरह से उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हुई, उससे माना गया कि उन्होंने इलेक्शन को बिल्कुल पलट दिया। यहां पर इन तीनों स्टेट्स में हम आप देखें तो अब तक की सबसे कम रैलियां की गई हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से। कहीं ना कहीं वही मैं कहने वाला था कि अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये लाजमी है कि जितना उनका बिजी शेड्यूल में 3 राज्यों में एक साथ चुनाव हो रहा था,
अब उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी तो जाने ही जाते हैं अपने 18 घंटे 19 घंटे काम करने के लिए, आपके बिजी शेड्यूल। लेकिन रैलियां जो है और अगर थोड़ी हो जाते, जितने हुए उसके डबल हो जाते, तो शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप उल्टा कहिए, आप उल्टा कहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं रंजीत जी? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये जो गुस्सा है ये स्टेट से ज्यादा सेंटर का है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी, अभी कांग्रेस के नेता अभी एक बोले, कार्यकर्ता है, नेता जो भी है, उन्होंने कहा कि सर मैं उधर जो है हमारा जो है मिजोरम में और तेलंगाना में हम लोग जो है इसलिए नहीं आए, एक तो मिजोरम में वहाँ हमारा एंटी इनकम्बेंसी था। अब हमारा जब हम 15 साल से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, ये स्वाभाविक है एंटी इनकम्बेंसी था। और राजस्थान का तो पैटर्न होता है। आनंद जी आपको वक्त दूंगी 1 मिनट। राव जी, आप राजनीतिक पार्टी से आते हैं और उनके प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं मिजोरम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है ना? आप सुनिए, आप वहाँ एक सीट जीत गए, अब तक कभी जिंदगी में नहीं जीते थे, आप जीत गए, ये एक मुबारक बात है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। कांग्रेस वहाँ नई सरकार बना पाई, उनके मुख्यमंत्री 2 बार हार गए, ये कांग्रेस के लिए गलत बात है, पूर्वोत्तर में उनका सफाया हो गया, ये गलत बात है, ठीक है, कांग्रेस के लिए गलत बात, ये बात समझ में आ गई लोगों को और तमाम लोगों को पसंद आ गई। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आने वाला 2019 का चुनाव में आपकी पार्टी क्या करेगी और कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस, मुझे याद है 2014 में जब चुनाव से पहले जब यही मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव हुए थे, अमित शाह साहब ने सीधा सीधा कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। वहीं एक दूसरी इस बार ठीक 5 साल बाद जब बदलता है, जिस पार्टी के नेता जो पार्टी जीतती है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं जी हमें कोई किसी का मुक्त नहीं चाहिए, हमें सबका साथ चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात को समझिए, सेंसिटिविटी की बात। साहू भाई, एक मैं फिर आता हूँ, मैं साहू जी मैं आपकी बात लंबे समय से सुना, मैं 2 मिनट और चाहूंगा, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें ना रखें वो एक आपका विषय है, लेकिन मेरी एक बात को सुन लें। एक दूसरा, आप ये कहते हैं कि ये तीनों, ये जो हिंदी बेल्ट के तीनों राज्य हैं, मैं ये जो आपकी जो हार इज्जत वाली हुई है, मैं कहता हूं ये इज्जत से बहुत बेइज्जती वाली हार होती अगर समाजवादी पार्टी की बात सुन ली जाती, अगर मायावती की बात सुन ली जाती बहुत पहले, लेकिन वो सुनी नहीं, चलो देर आए सवेर आए। इसका तल्ख आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मायावती जी ने, उन्होंने कहा कि सीने में पत्थर रख के तब भी हम लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस को, तो ये उसका तल्ख वो था, बयान था। तो आप ये मत समझिए ये हार बहुत भयानक भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि सारे अलग थे और कांग्रेस के लिए यही चिंता है और कांग्रेस को अब इस चीज पे कंसंट्रेट करना है कि 2019 का जो चुनाव है बीजेपी को भी यही चिंता करनी है कि उनकी शिवसेना ना उनसे। मैं लास्ट वर्ड जो है अजीज साहब को देना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम तीनों इस हिंदी बेल्ट की बात करते हैं, तीनों स्टेट्स की बात करते हैं, 62 सीटें लोकसभा की आई थी बीजेपी को। अब ऐसे में, और इससे पहले आप देख लें कर्नाटक जो है वो जीता है कांग्रेस ने, इसके अलावा अगर गोवा की भी हम बात करते हैं तो गोवा भी एक तरह से जीता ही हुआ था कांग्रेस ने, वहां तो बीजेपी ने अपनी हुकूमत बना ली। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात भी, जिस तरह से हम बीजेपी के लिए आज कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश इज नॉट दैट बैड, वही बात जो है वो गुजरात के लिए भी कही जा सकती है कांग्रेस के लिए कि इट वॉजंट दैट बैड, क्योंकि उनका वहां पर गढ़ था, बीजेपी का वो गढ़ था जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस ने किया। अजीज साहब, मुझे ये बताइए आप कि अब फिलहाल क्या आगे हम ये देखेंगे 2019 में कि पूरे दमखम के साथ जो एक अजीम इत्तेहाद है, जो एक बनाने की कोशिश की जा रही है, जो टूटता है, बनता है, आता है, जाता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, जहां दिखाने की कोशिश की जाइए वहां दिखाया नहीं जाता है, तो क्या अब इस जीत के बाद वो अजीम इत्तेहाद हमें वाकई में उस तरह से मजबूत नजर आएगा? वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए बुशरा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हकीकत यह है कि आज वक्त की जरूरत है और ये देश गठबंधन चाह रहा है, क्योंकि देश बीजेपी के खिलाफ है, इसके नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले मेघालय में, गोवा में आप अपना बताइए ना, आप अपना बताइए क्या गठबंधन करेंगे वो उस पे बात करिए। फर्जी तरीके से 21 राज्यों में इन्होंने, केवल भाषण दे रहे हैं, 21 राज्यों में इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन गई है। आज मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इनका किला ढह रहा है। आप अपनी बताइए, आपका किला ऑलरेडी समाप्त हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता, इतना घमंड मत दिखाइए, एक सीट जीते और अभी इतना घमंड दिखा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता
थोड़ा तो शर्म करिए, हम तो हार स्वीकार करते हैं और हम जाएंगे जनता जनार्दन के पास हाथ जोड़ के हमसे जो गलती हुई है उसके लिए माफी मांगेंगे। अजीज साहब देखेंगे कि हम आगे आने वाले वक्त में वाकई जिसके दावे आप कर रहे हैं क्या वाकई में वो दावे सही साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था, लेकिन देखना ये होगा कि अब जिस तरह से बीएसपी समाजवादी पार्टी आई है कांग्रेस की जीत के बाद, क्या वाकई में आगे आने वाले दिनों में ये अजीम इत्तेहाद प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक तमाम पार्टियां साथ नहीं आएंगी, लगातार ये कहा जा रहा है बीजेपी के मुकाबले नहीं खड़ा हो पाएगा कोई भी। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिंदुस्तान की उम्मीद।